See, their things are very different. Canada is every month, different cities. Anuj Gupta, you know Anuj? You know Anuj Gupta?
कांग्रेस के लोग भी आपके इस्तेमाल में हमारे दोस्त हैं Independence Day greetings to all of you. Khadir Ali Beg Theatre Foundation in Karvi, in association with the Department of Information and Public Relations, Government of Telangana, and Radisson Blu Plaza, Hyderabad, welcome you to Kasturba, commemorating 150 years of the birth of Kasturba Gandhi and Mahatma Gandhi on the occasion of our Independence Day. Kasturba, written by R.K. Paliwal, is produced by Begum Razia Beg and designed and directed by Padma Shri Muhammad Ali Beg. Set in Pune's Aga Khan Palace in the period between 1942 and 1944, during the Quit India movement, the play is an emotional account of the 2 years spent in captivity of this iconic couple. Incidentally, this was the longest period the two spent together all their lives. Kasturba passed away in confinement at the Aga Khan Palace, and her samadhi lies there. This evening is made possible by Karvi, in association with DIPR and our hospitality associates, Radisson Blu Plaza, Hyderabad. This evening, we have the august presence of Janab Muhammad Mehmood Ali Saab, our Honorable Home Minister, with us. Duration of the play is 70 minutes without an interval. Before we begin, may we request you to kindly switch off your cell phones or keep them on silent mode, and for photographers to please refrain from using the flash. Ladies and gentlemen, Khadir Ali Beg Theatre Foundation's Kasturba. भारत सरकार और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से दुनिया भर में यह साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की 150वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी हमारी आजादी के आंदोलन के महानायक और महानायिका थे, जिनका पूरा जीवन आजादी के आंदोलन को समर्पित था। महात्मा गांधी के बारे में तो हम सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कस्तूरबा गांधी के बलिदान के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कस्तूरबा गांधी ने न केवल महात्मा गांधी की सहधर्मिणी के रूप में आजादी के आंदोलन में गांधी जी का बराबर साथ दिया, बल्कि उन्होंने अपने दम पर गांधी परिवार और आश्रमों का भी पूरा ख्याल रखा। आज प्रस्तुत नाटक कस्तूरबा के लेखक R.K. पालीवाल ने कस्तूरबा गांधी के जीवन पर शोध कर उनके जीवन के कुछ अनछुए प्रसंगों पर प्रकाश डाला है। इस नाटक की पृष्ठभूमि 1942 के उस उथल-पुथल वाले दौर की है, जब महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने देश की आजादी के लिए मुंबई के प्रसिद्ध अगस्त क्रांति मैदान से अंतिम हुंकार भरी थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे के बाद अंग्रेजों ने गांधी जी और कस्तूरबा जी को उनके निजी सहायकों महादेव देसाई और डॉक्टर सुशीला नैयर आदि के साथ पुणे की आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया था। आइए चलते हैं
1942 ईस्वी से 1944 ईस्वी के दौरान आगा खान पैलेस नजरबंद बापू और बा के साथ। Dear Viceroy, I'm writing to you this letter from Aga Khan Palace. You have detailed. प्रणाम बा। तुम दोनों अचानक यहाँ सब खैरियत तो है? कुछ भी तो ठीक नहीं है बाबू। सरकार ने आपको यहाँ नजरबंद कर दिया और बाहर सब परेशान हैं। लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। किसी को नहीं पता कि आप यहाँ पर हैं। और तुम दोनों बाहर वालों को परेशान छोड़कर यहाँ चली आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी बात तो यूं ही परेशान रहती है मेरे बारे में। सेवाग्राम को तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी लौट जाओ। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई अपनी मर्जी से थोड़े ही आए हैं। अपनी मर्जी से क्या मतलब? तुमने सरकार से मिन्नत की होगी कि हमें अपने पति से मिलना है। तुम्हें इस निकम्मी सरकार के आगे दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। आपको पता भी है, सरकार हमें गिरफ्तार करके यहाँ लाई है। हमें तो पता भी नहीं था कि हमें यहाँ लाया जा रहा है। तू ही बता सुशीला, तेरी बात पर इन्हें ज्यादा यकीन होगा। बात सही कह रही है बाबू। हमने कोई अर्जी नहीं दी। हम भी यहाँ आप ही की तरह कैदी के हैसियत से लाए गए हैं। महादेव, ये कौन सी चाल है सरकार की? ये जनता से सहानुभूति लेना चाहते हैं कि हमने दोनों को एक जगह रखा है, और दूसरी तरफ सेवाग्राम को उजाड़ने की साजिश। इन अंग्रेजों को समझना आसान नहीं है बाबू। अगर इन्हें हमसे सहानुभूति होती तो हम पर इतनी ज्यादतियां क्यों करते? जरूर कोई चाल है इसमें अंग्रेजों की। देखना, कुछ ही दिन में असलियत सामने आ जाएगी। अभी हम तो ठहरे यहाँ अज्ञातवास में। एकांत इतना कि काटने को दौड़ता है, और बाहर इतना कड़ा पहरा कि चिड़िया भी नहीं घुस सकती। जरूर इसमें कोई चाल है उनकी। एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो ये प्रचार करेंगे कि हमने गांधी और उसकी बीमार पत्नी को एक जगह रखा है। वो भी कोई मामूली जगह नहीं है, सब सुविधाओं से संपन्न आगा खान पैलेस। और दूसरी तरफ सेवाग्राम को खाली कर दिया। तुम्हें पूछना तो चाहिए था कि तुम्हें गिरफ्तार कर कहाँ ले जाएंगे। आप तो हमेशा शंकालु नजर से ही देखते हैं। जब हर चीज में ईश्वर की भावना होती है तो इसमें भी तो कुछ अच्छा ही छिपा होगा। और फिर आपके पीछे हमारा दिमाग ठीक से काम भी नहीं करता। यहाँ कुछ दिन रहेंगे, आप दोनों की सेवा टहल करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा ना। सुशीला, देख तुम कितने कमजोर हो गए हैं दोनों। यहाँ तो खूब एकांत मिलता होगा चिट्ठी पत्री लिखने के लिए। हाँ क्यों महादेव, खूब रगड़ाई करते होंगे बापू तुम्हारी और अपनी। यहाँ कोई रोकने टोकने वाला तो था नहीं। बाप, मेरा जीवन तो बापू और आपके चरणों में समर्पित है। बापू का काम करके मन को बहुत संतोष मिलता है।
भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। अच्छा बा, आप तो हमेशा बेटों की ही तारीफ करती रही। क्यों, मेरे जैसे बेटी नहीं होनी चाहिए सबके यहाँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, तेरे जैसी तो 10 बेटी भी हर घर में हो तो भी कम है। तू तो हीरा है, हीरा, पूरे 16 कैरेट का। महादेव, बेटा तेरा काम तो दुगना हो गया। अब तक तो बापू की सेवा टहल करता था, अब सरकार ने तेरी माँ को भी याद दे दिया, तो ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं लगती है, जेलर से कह के ठीक ठीक व्यवस्था कर दे। ये चिट्ठी पत्री का काम तो होता रहेगा, ज्यादा जरूरी काम तो निपट ही गया। अब मैं थोड़ा आराम कर लूं? जी बाबा। प्रणाम बाबा। सुखी रहो, प्रणाम। सुखी रहो। बाप यहाँ आ गए, अच्छा ही हुआ। बापू अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें भी आपके स्वास्थ्य की चिंता लगातार रहती है। देखना, अभी कल से ही आपकी प्राकृतिक चिकित्सा शुरू होगी। बाप, लेकिन इस बार आप सच में बहुत कमजोर हो गए। मैं जेलर से बात करके आपके रहने की व्यवस्था करता हूँ। आप लोग यहाँ रहेंगे तो हमारा भी दिल लगा रहेगा। अब अपने मन की कहाँ चिंता है महादेव, अब तो तुम्हारी, बाबू की और देश की चिंता है। मेरा तो अब अंत समय आने वाला है। तेरी बात ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, महीना 2 महीने बस। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, कम से कम आखिरी घड़ी में बापू तो सामने होंगे। वाह, आपने फिर आखिरी घड़ी का राग अलापना शुरू कर दिया। देखना, आपकी ये डॉक्टर बेटी आपको इतनी जल्दी नहीं जाने देगी। देश आजाद होने से पहले आपको मरने की आजादी नहीं मिलने वाली। बाहर डॉक्टर सुशीला बिल्कुल सही कह रही है। हम सब के लिए, बापू के लिए और देश की आजादी के लिए आपका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। आप पास रहती हैं तो बापू के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हैं, और जब दूर रहती हैं तो सेवाग्राम का पूरा ध्यान रखती हैं। एक बात तो है जरूर महादेव, बापू के साथ रहकर तू भी अच्छी अच्छी बातें करना सीख गया है, हैं? मस्का अच्छा लगा लेता है तू। क्यों सुशीला, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हमारे बा के मुंह से तो कभी कुछ गलत निकलता ही नहीं। अच्छा, तो तू भी महादेव की तरह मस्का लगाने लगी। अच्छा बा, आप यहाँ रुके, मैं जेलर से बात करके वापस आता हूँ। प्रणाम। जीवित है। सुशीला बेटा। जी बा। मुझे ऐसा लगता है कि बापू को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। क्यों बा? अच्छा क्यों नहीं लगा? मुझे तो लगा कि बापू आज ज्यादा प्रसन्न है। नहीं, बापू आजकल मुझसे दूर भागते हैं। बापू भले आपके सामने कुछ ना कहें, लेकिन आपके पीछे बात बात पर आपका जिक्र करते हैं, तारीफ भी करते हैं। मेरे सामने तो कभी तारीफ की नहीं। यही तो सच्चा प्यार है बा। बापू अंग्रेजों की तरह दिखावा नहीं करते, वैसे दिखावा करना भी चाहिए। बा! मनु, तुम कैसी हो? बा, आप यहाँ देखो, आपके आने से ये उजाड़ में खेल उठा। आपके आने से हम सब खुश हैं। अब तो बाकी रसोई में मेरी पसंद की सारी चीजें बन सकेंगी। पता है बा, इतने दिनों से एकदम खराब खाना खा रहे थे। आज तो आप थकी होंगी, कल पूरी बनाना, बहुत दिनों से नहीं खाए। जरूर बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, लेकिन जेलर से इजाजत तो लेनी पड़ेगी। और अगर तेरे बापू नाराज हो गए तो
बापू इतने बुरे भी नहीं है बा, और मैं तो उनकी लाडली बेटी हूँ ना। लाडली बेटी है इसीलिए तो नाराज हो सकते हैं। बापू अपने प्रियजनों के प्रति ही तो सख्ती बरतते हैं। बा, यहाँ आपकी तुलसी नहीं है। आगा खां पैलेस में पेड़ पौधे तो बहुत है, लेकिन मुसलमान तुलसी नहीं लगाते ना। वो तो मैं साथ ले आई हूँ। अब तू जा, एक लोटा पानी ले आ। देखना गर्म हवा में कितनी मुरझा गई है बेचारी। अभी लाए। वाह, आपने अपने साथ इस तुलसी को भी जेल की हवा खिला दी। अब तो इसे भी जेल के नियम और कायदे मानने पड़ेंगे, क्यों बापू? बिल्कुल। जेल के नियम कायदे तो सबको मानने पड़ते हैं, इसी में कोई मनमर्जी नहीं कर सकता। वाह, इसे पानी पिलाने के पहले जेलर से परमिशन तो ले लो। परमिशन की क्या जरूरत है? हाँ, क्या करेंगे वो? मेरी जेल लंबी कर देंगे, मुझे फांसी पर लटका देंगे, यही ना? लेकिन अपनी तुलसी को जल तो मैं फिर भी चढ़ाऊंगी। देखा मनु, तुम्हारी बा हम सबसे निडर है, जो एक नन्हे पौधे के लिए अपनी जान दे सकता है, देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दे सकता है। ये सब आपसे ही तो सीखा है। शिक्षक तो आप ही हैं। नहीं, शिक्षक से ज्यादा सीखने वाले पर निर्भर करता है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता। मनु, चलो थोड़ा टहलाते हैं। बापू, आज किसकी कहानी सुनाएंगे आप? आज तेरी बा आई है ना, आज उसकी कहानी सुनाते हैं। सुनोगी अपनी बूढ़ी बा की कहानी? उस वक्त की जब वो तेरे जैसी नटखट बच्ची थी, उस वक्त की जब वो मीराबाई जैसी जवान थी, उस वक्त की जब वो सरोजिनी नायडू जैसी, अब जैसी बूढ़ी नहीं। बापू, उस वक्त आप भी तो बूढ़े नहीं होंगे। नहीं, मैं भी बूढ़ा नहीं था, शूट बूट पहनता था। और तेरी बात भी रंग बिरंगी साड़ियां पहनती, और उसे गहनों का बहुत शौक। क्या बापू, आप भी शुरू से बताइए ना, जब आप मेरे जैसी थी। अरे पता है तुझे, तेरी बात तुझसे भी छोटी रही होगी जब हमारी शादी हो गई थी। इतनी जल्दी? पहले ऐसा ही होता था। देहात में तो अभी भी ऐसा ही होता है। लड़की 12 साल की हुई नहीं कि शादी कर देते हैं, न स्कूल न कॉलेज ठीक से समझदार होने देते। अगर तू भी गांव में होती तो तेरी भी शादी हो गई थी अब तक। अच्छा, बा ने अपने पिताजी को मना नहीं किया कि इतनी जल्दी शादी ना करे? अरे मां, सुनता कौन है लड़कियों की? लड़की 12 साल की हुई नहीं कि शादी तय कर देते हैं। बेचारी चुपचाप गौ माता जैसे चली जाती है ससुराल। तेरी भाभी ऐसे ही आई थी, गुड़िया जैसी हमारे पास। आपने भी विरोध नहीं किया कम उम्र में शादी का? सच तो ये है कि मैं भी समझदार नहीं था, और तेरी बात से थोड़ा छोटा था उम्र में। लेकिन तेरी बात मुझसे ज्यादा समझदार, और मैं तो कहीं ज्यादा पढ़ लिख लिया, लेकिन व्यवहार में एकदम निखटू था। न कोई
कमजोरी महसूस करता था, न कोई अवगुण। बस, लेकिन तेरी बात बचपन से ही समझदार थी। वो कैसे? अरे, इतना पढ़ लिख कर भी मैं कोई ढंग का काम नहीं कर पाया, न बैरिस्ट्री ही की, न कोई धंधा। लेकिन तेरी माँ पूरे घर का काम करती, घर परिवार का ध्यान रखती थी, और मैंने तेरी माँ को खुश नहीं रखा, उसके चरित्र पे भी शक किया। इसका मुझे सदा अफसोस रहेगा। बापू, आपने कभी माँ की पिटाई भी लगाई है? मौसी कहती है बहुत से मर्द अपनी पत्नी को बहुत पीटते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने तेरी माँ पर कभी हाथ नहीं उठाया। ऐसा नीच काम तो मैं कभी नहीं कर सकता, हा? और औरत जात पर तो बिल्कुल नहीं। आप तो बैरिस्टर थे ना बापू, फिर आपने माँ को क्यों नहीं पढ़ाया? इसमें मेरा दोष नहीं है भाई, हा? मैं तो चाहता था तेरी माँ घर पर रहकर सब पढ़े, भाषा, इतिहास, भूगोल, गणित सब पढ़े। लेकिन तेरी माँ को घर के काम से फुर्सत कहाँ थी? और उसे सबसे बतियाने की बड़ी आदत थी, और पढ़ाई में कोई रुचि नहीं। लेकिन अब तो बा अंग्रेजी भी बोल लेती है और हिसाब भी कर लेती है। और एक बात तो आपको माननी पड़ेगी बाबू। कौन सी बात? हमारी बात से मिलकर कोई ये नहीं कह सकता कि वे अनपढ़ है, बल्कि यही लगता है कि उन्हें देश दुनिया की सारी जानकारी है। केवल इतना ही नहीं मन, तेरी माँ को तो ना आश्रम वासियों को खाने में क्या पसंद है, आश्रम के अतिथियों को किसे मीठी चाय चाहिए, किसे बिना दूध की कॉफी चाहिए, ये सब जानती थी वो, सबका ख्याल रखती थी वो। और मनु, आज मैं जिस मकाम पर हूँ उसका श्रेय तेरी बात को जाता है। पिछले 60 साल से मेरी परछाई की तरह रह रही है। मैंने देश विदेश का भ्रमण किया, कितनी बार जेल गया, लेकिन साबरमती सेवाग्राम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। अगर तेरी बाप मुझ जितना पढ़ लिखती तो मुझसे भी आगे निकल जाती। तुम सब बच्चों को मुझसे ज्यादा अपनी बात से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हमारी देश की सब बहनों में तेरी बात जैसी भावना, त्याग, सेवा, इस सब की भावना आ जाए ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब सारा संसार भारत का लोहा मानेगा। चले, इसके आगे की कहानी तो तू जानती है ना? बापू, हरिलाल काका के बारे में भी बताओ ना। वे हमसे दूर क्यों रहते हैं? आप उनसे नाराज है ना बापू? एक दिन में एक बात की कहानी सुननी चाहिए। मैं तुम्हारी दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुम्हारा ये कयास बिल्कुल गलत है कि मैं हरिलाल से नाराज हूं। मैं हरिलाल से नाराज नहीं हूं, दुखी हूं। उसके लिए हर ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। लेकिन हरिलाल के आश्रम में रहने का सवाल, तो आश्रम में कोई भी रह सकता है। आश्रम के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, लेकिन आश्रम के नियम सबको मानने पड़ते हैं। कोई भी अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता वहां पर। और हरिलाल के बारे में तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी बात से सुनना चाहिए। ईश्वर
और तेरी बात के अलावा उसे और कोई नहीं जानता। चले, मेरी बात राह देखती होगी। प्रणाम बा। जीवित आ रहे हो? बा, आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? मुझे यहाँ क्या कष्ट होगा भला? हाँ, ये तो वैसे भी राजमहल है। मैं तो अफ्रीका की सड़ी जेलों में भी रह चुकी हूँ। ये जगह तो लाख दर्जे बेहतर है। नहीं बा, आपकी तबीयत देखकर लगा कि आपको यहाँ का माहौल रास नहीं है। बेटा, तबीयत तो इस उम्र में अब ऊपर नीचे होती ही रहती है ना। अब देखना, 72 वर्ष की हो गई हूं मैं, तबीयत तो ऐसी ही रहेगी ना। मगर तू मुझे एक बात बता बेटा। हाँ, जी। तूने इतने सारे काम अपने सर पर ले रखे। हाँ? बापू की सेवा टहल, प्रार्थना सभा, चिट्ठी पत्री, भी हमारी देखभाल। तो जरूर पिछले जन्म में हमारा बेटा रहा होगा। बा, मैं तो इस जन्म में भी आपका बेटा और चाहूंगा कि अगले जन्म में भी आपका ही बेटा बने। तेरे जैसे बेटे को तो हर स्त्री जन्म देना चाहिए। धन्य है तेरे माँ बाप जिनके यहाँ तेरे जैसा हीरा जन्मा है। पर तू भी तो बड़ा भाग्यशाली है। भगवान इतने सारे गुण एक आदमी में बहुत कम देते हैं। बेटा, तू अपना ख्याल रखना भी तो सीखना। हाँ, थोड़ा आराम किया कर। बापू तो तुझे आराम करने को कभी कहेंगे नहीं। बापू इस उम्र में भी कितना काम करते हैं, फिर मैं तो कितना छोटा हूँ। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि शरीर से जितना काम लो उतना मजबूत होता है। तभी तो बापू भी परिश्रम पर इतना जोर देते हैं। बा, तू और तेरे बापू के पास तो हर बात का जवाब है। हाँ? ये ले प्रसाद ले। जी। तुलसी के पत्ते स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। जी बता ले बेटा। हाँ। हरीलाल की कोई खबर मिली क्या? कहीं उसने कोई नया बखेड़ा तो नहीं शुरू कर दिया? बा, उनके यहाँ ना आने का मतलब है कि सब ठीक है। वैसे भी हरीलाल जी जिस रास्ते पर निकल चुके हैं, वहां से किसी शुभ समाचार की उम्मीद कम है। और बा, मैं तो अब आपसे भी यही कहूंगा कि आप अब इसे ईश्वर की नियति समझकर स्वीकार कर लें। बापू और बाप को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? वाह भंडारी जी, ये खूब पूछा आपने। ये तो कटे पर नमक डालने जैसी बात हो गई। तालाब से 2-4 मछलियों को निकाल कर रेत के महल में रख दिया और फिर उनसे पूछा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? जी, मेरा मतलब ये नहीं, मैं तो कुछ। भंडारी जी, आप परेशान ना हो। हमारी डॉक्टर सुशीला तो मजाक कर रही थी। आप इनकी आदत से वाकिफ नहीं है। ये तो बापू को भी नहीं बख्शते। हम सब यहाँ मजे में हैं। अरे महादेव भाई, आप बापू के परम शिष्य होकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? बा और बापू यहाँ दुखी है। बाहर सरकार का दमन चक्र चल रहा है कांग्रेसियों पर, और बापू यहाँ इस भूतहा एकांत में अलग थलग पड़ गए हैं। उधर बा भी बीमार है, ऊपर से सरकार
बापू और कांग्रेस के प्रति तरह तरह के दुष्प्रचार कर रही है। मैम, आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। मैं तो जेल के कष्टों के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर आप लोगों को खाने पीने और कोई किस्म की दिक्कत तो नहीं? वैसे मैंने जेलर मिस्टर कटेली को हिदायत दे रखी है, कानून अंतर्गत जो जो सुविधाएं आपको मिलनी है जरूर मिलेगी। भंडारी जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जहाँ तक जेल की सुविधाओं का सवाल है, हमें कोई शिकायत नहीं। और फिर मिस्टर कटेली तो हमारे दोस्त जैसे बन गए। आप तो कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। आई एम सॉरी भंडारी जी, आपने मेरे मजाक का बुरा तो नहीं माना। दरअसल मेरा मानना है कि थोड़ी सी हंसी मजाक से अजनबी लोग जल्द ही एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। मैं तो डर ही गया था आपके मजाक। महादेव, अरे इन्हें तो बहुत पसीना आ रहा है। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं? मैं जाकर जेलर के ऑफिस फोन करता हूँ। प्लीज। महादेव की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर सुशीला के पास है। मैं जाकर हॉस्पिटल फोन करता हूँ। महादेव, महादेव, बेटा ये क्या हो गया तुझे? तुझे ऐसे बीमार देखकर मैं कैसे रहूंगा? अभी तो कितना काम पड़ा है। सुशीला, एक बार इसकी आंखें खोल दे बेटा। फिर देखिए मुझे देखते ही कैसे खड़ा हो जाएगा। मैसिव हार्ट अटैक लगता है बाबू। चुप चुप बोल बेटा। इस बूढ़े को जेल में छोड़कर ये कैसे जा सकता है? एक बार इसकी आंखें खोल दे, फिर देख कि इसका इलाज मैं अपने हाथ में ले लूंगा। इसे पहलवान बनाकर ही दम लूंगा मैं। बापू, महादेव भाई हमें छोड़कर चले गए। ये तूने क्या किया बेटा? ये तूने क्या किया? तू तो हमें बताए बिना दूसरे कमरे में भी नहीं जाता था और आज इतनी दूर निकल गया। तू तो भाई भाई से भी निर्दयी निकला रे। तुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि तेरे बाल बापू और माँ की क्या हालत होगी? तो हमारा सबसे प्यारा बेटा था रे। आजा बेटा, लौटा। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, आंखें खोल। तेरे बिना तेरे बापू की क्या हालत हो गई है? बापू, इस बार बाकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। महादेव की मृत्यु से उबर नहीं पाई है ये। इसकी बीमारी देह से ज्यादा मानसिक है। डॉक्टर की राय है पेनिसिलिन देने से आराम आ सकता है। मानसिक बीमारी का इलाज पेनिसिलिन से थोड़ी होता है। डॉक्टर की राय तो माननी ही चाहिए ना बाबू हमें। क्या डॉक्टर कह सकते हैं कि पेनिसिलिन लेने से ये ठीक हो जाएगी?
ये कहना तो मुमकिन नहीं। पेनिसिलिन लेने से आराम हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ऐसी बात है, इस उम्र में, इस अवस्था में ईश्वर से प्रार्थना करना पसंद करूंगा। बाबू, डॉक्टरों की सलाह हमें मान लेनी चाहिए। पेनिसिलिन से बाकी तबीयत ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अगर तुम लोगों की यही राय है, मैं इसमें बाधा नहीं डालूंगा। लेकिन जैसे ही ये होश में आए, इनसे भी पूछ लेना कि इन्हें इंजेक्शन पसंद है या नहीं। मुझे मालूम है इन्हें भी पसंद नहीं है। वैसे पेनिसिलिन आने में भी कई दिन लग सकते हैं, हमें मंगा लेनी चाहिए। लगाने न लगाने का निर्णय तो बाद में भी लिया जा सकता है ना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं अभी जेलर से मिलकर पेनिसिलिन मंगाने के लिए कह देता हूँ। हाँ? नींद बेहोशी में हरिलाल और महादेव को याद कर रही थी। आपको कैसे पता चला? 65 साल का साथ है हमारा। क्या मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जानती? तुम्हारे होंठ फड़फड़ा रहे थे, इससे ऐसे ही लगता था। मेरे सपने में कभी महादेव आता है तो कभी हरिलाल आता है। महादेव तो अब मुझसे मिलने आ नहीं सकता, लेकिन मुझे ही उससे मिलने वहां जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले मैं हरिलाल से मिलना चाहती हूँ। उसे भी तो मेरी याद आती होगी ना। एक बार हरिलाल से मिलकर जाने से मन शांत रहेगा। देवदास को कह देता हूँ, वो हरिलाल को खबर कर देगा। लेकिन तब तक तुम अपनी तबीयत तो ठीक कर लो। तुम्हारी तो बोलने बतियाने की भी हालत नहीं है। मेरी तबीयत ठीक होने की तो कोई संभावना नहीं है। मुझे तो यहाँ आते ही पता चल गया था कि मैं यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाऊंगी। महादेव के जाने के बाद से तो जीने की बची कुछ इच्छा भी खत्म
खत्म हो गई है। बस आपकी चिंता है, इसीलिए प्राण अटके हैं मेरे। मुझे क्या हुआ है? मैं तो भला चंगा हूँ। हाँ? बस वैसे मैं गुलामी में मरना नहीं चाहता। अगर मेरा बस चले तो देश से इन अंग्रेजों को भगाए बगैर मरूंगा नहीं मैं, चाहे इसमें 100 साल लग जाए। हाँ? सब में आप जैसी इच्छा शक्ति नहीं होती। इच्छा शक्ति तो करनी पड़ती है। हम जिसे सबसे अधिक चाहते हैं उसी के लिए जीने की इच्छा शक्ति करनी पड़ती है। पानी पी लो। एक राय लेनी थी तुमसे। राय? किस बारे में? डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें पेनिसिलिन देने से तकलीफ कम हो। आपने क्या कहा? देवदास की भी यही राय है। मैंने देवदास की नहीं, आपकी राय पूछी है। मुझे पता है कि तुम्हें इंजेक्शन पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। अब मेरी तो कुछ लेने की इच्छा नहीं है, केवल हरिलाल से मिलने का मन है। आयुर्वेदिक दवा के बारे में क्या कहती हो? उसे लेने में तो कोई नुकसान नहीं। हाँ, अब इतनी कमजोर देह को मुझे और ज्यादा घसीटने में कोई औचित्य नजर नहीं आता। पहले हरिलाल की पत्नी गुलाब गई, फिर महादेव चला गया। अब मैं भी कब तक बैठी रहूंगी? बस शांति से जाने का मन है। बापू ने मुझे आपकी जवानी की कहानी सुनाई। खूब बुराई की होगी मेरी। बापू क्यों बुराई करेंगे मेरी प्यारी 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 मोटी बाकी? और मैं सुन भी नहीं सकती आपकी बुराई। और किसकी किसकी कहानी सुनाई बापू ने? महाभारत की, रामायण की, बाइबल की और भी बहुत सारी। बापू ने बहुत सी किताबें पढ़ी है बा। और तेरी बा अनपढ़ ही रह गई। मेरी बा अनपढ़ का है? आपको तो अंग्रेजी भी आती है और आप बापू से भूगोल और इतिहास भी सीख रही हैं। लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। जब पढ़ने की उम्र थी तब पढ़ने को मन नहीं किया, और अब
पढ़ा हुआ भूल जाती हूँ। अच्छा बा, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो हरि काका के बारे में। हरिलाल के बारे में? हरिलाल के बारे में क्या पूछना चाहती हो? हरि काका और बापू एक साथ क्यों नहीं रहे बा? दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं, पर दोनों की तासीर अलग अलग है। मैं भी नहीं जोड़ पाई उन्हें। हरि काका की सब बुराई करते हैं बा, कोई ज्यादा तो कोई कम, पर आपने कभी उनकी बुराई नहीं की। माँ होना मैं उसकी। आप हरि काका से नाराज भी नहीं हैं? नाराज तो हूँ, पर उससे ज्यादा दुखी हूँ उसके आचरण से। कुछ काम तो उसने बहुत गलत किए हैं। भटक गया बेचारा, और भटकता ही चला गया। किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। अगर उसकी पत्नी गुलाब होती तो शायद इतना ना भटकता बेचारा। हाँ। बापू को भी बहुत दुख पहुंचाया ना हरि काका ने? उसने किसे दुख नहीं पहुंचाया बेटा। खुद भी तो दुखी ही रहा है वो। हटे हाथ तो रहता है। इसीलिए गुस्सा भी नहीं आता उस पर। अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। अच्छी खबर? मेरे लिए अच्छी खबर क्या हो सकती है? आज हरिलाल आ रहा है तुमसे मिलने। जेलर ने उसे परमिशन दे दी। हरिलाल आ रहा है? हरिलाल आ रहा है? भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। ईश्वर तो सबकी प्रार्थना सुनता है। बस आदमी है कि देर सवेर हो जाए तो अंधेर करने लगता है। आदमी अधीरोगी हो जाता है। और वो हमारी परीक्षा ले रहा होता है। किस वक्त आएगा हरि? देखो तुम भी अधीर हो गई। माँ हूं ना मैं उसकी। अब वो बच्चा नहीं रहा, 50 बरस का हो गया है। उसके बच्चों का भी शादी ब्याह हो गया। माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो 100 साल के हो जाए। पर आप नहीं समझोगे माँ की इस ममता को। आप तो दुनियादारी से बहुत ऊपर निकल गए हैं। लेकिन मुझ में अभी मोह माया बाकी है। सोचती हूँ मैं भी छोड़ दूं आपकी तरह, लेकिन छोड़ नहीं पाती। अब देखो ना, जेल में हूँ, आखिरी घड़ियां गिन रही हूँ, फिर भी तीज त्योहार मनाने को मन कर जाता है। मन करता है लड़कियों को, बहुओं को उपहार दूं।
थोड़ी बहुत मोह माया को तो मैं भी गलत नहीं समझता। गड़बड़ी तब होती है जब यही मोह माया बढ़ने लगती है, और ये उचित नहीं है। उसके संयम जरूरी है। तुम्हें वो आ गया है, तुम्हें आ गया है। अरे महादेव की समाधि पर नहीं गया, चलोगी तुम? हाँ, आज तो मेरे शरीर में ताकत आई है। आज तो मैं महादेव को भी मिलूंगी और हरिलाल को भी मिलूंगी। लगता नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं है। लगता है जैसे एक स्वराज के काम से कहीं दूर चला गया। आज से हम महादेव की याद में दुखी होने, आंसू बहाने के बजाय कोई रचनात्मक काम में व्यस्त रहेंगे। लेकिन जेल में रहकर रचनात्मक कार्य भी कहाँ हो पाते हैं। बीमारी की वजह से डॉक्टर भी चरखा चलाने के लिए भी मना करते हैं। लेकिन जब आपने कह दिया है गुरुजी, तो ये भी बता दीजिए कि मेरे लिए कौन कौन से रचनात्मक कार्य संभव हो सकते हैं। अच्छा, तुम्हारी इस अवस्था को देखते हुए मैं 2-3 काम सुझा सकता हूँ। सुनोगी? एक, महादेव की मृत्यु के बारे में कोई नकारात्मक सोच घुसने नहीं दोगी। 2, दोबारा से पढ़ाई शुरू कर सकती हो। और 3, सुशीला या मनु से रामचरितमानस या भागवत का पाठ सुन सकती। ठीक है? और मैंने सुना है कि तुम डॉक्टरों की बात भी नहीं मानती हो। हाँ? कभी कैस्टर ऑयल लेने की जिद करती हो, तो कभी स्वादिष्ट व्यंजन खाने की जिद करती हो। जेल में रहकर इन सब मांगों को नहीं मांगना चाहिए। जो आज्ञा आपकी। बापू, हमारे लिए नई डायरी आई है। अब मैं भी नियमित डायरी लिखा करूंगी। मुझे भी डायरी मंगवा दो, मैं भी डायरी लिखूंगी। तुम्हें डायरी की क्या आवश्यकता है? तुम तो वो रफ कागज होते हैं ना, वो लेकर उस पर साफ साफ लिखने का अभ्यास करो बस। वाह, आप मेरी डायरी ले लीजिए। मैं जेलर से या प्यारेलाल जी से बोलकर एक और डायरी मंगवा लूंगी। वैसे भी मुझे ना डायरी लिखने की आदत है और ना फुर्सत। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी डायरी। वाह, हमारे बापू नीम की तरह हैं। ऊपर से कड़वे मगर अंदर से उनकी बातें औषधि की तरह काम करती हैं। इसीलिए तो आंख मूंद कर उनकी हर बात मान लेती हूँ। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था तेरे बापू का ऐसा स्वभाव, अब भी बुरा ही लगता है। अब देखना कितना रूखा बोल देते हैं कभी कभी सबके सामने। मैं गैर थोड़ी। मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ सुशीला, इनके लिए तो सारी दुनिया अपनी है। मैं अभी इनकी तरह से महात्म्य नहीं हो पाई हूँ। अरे वाह, आप तो बापू से भी ज्यादा महात्म्य हैं। कौन कहता है कि हमारी बापू से एक कदम भी कम है? मस्का लगाती है बापू। अच्छा बा, अब मुंह खोलो। मैं